नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 8th की सिलेबस में शामिल पुस्तक भारत की खोज का दूसरा पाठ तलाश। इससे पहले आप एक वीडियो देख चुके हो जिसमें हम पहला पाठ पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे दूसरा पाठ, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहले तलाश पाठ में पहला बिंदु है भारत के अतीत की झांकी। अतीत मतलब पास्ट, तो भारत के अतीत में क्या था और इस आधार पर नेहरू जी प्रश्न खोजते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है आखिर ये भारत है क्या। दूसरा, अतीत में ये किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था। विशेषता क्वालिटी, प्रतिनिधित्व लीडरशिप। भारत ने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया। क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया है। विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सके। आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है। ये सारे प्रश्न वो सोचते हैं। तो आगे हम जानते हैं कि सबसे पहले वो किसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जिसमें उन्होंने मोहनजोदड़ो के बारे में बताया है। तो अब हम जानेंगे कि मोहनजोदड़ो के बारे में नेहरू जी ने क्या बताया है भारत की खोज पाठ में। तो उन्होंने बताया है ये 5000 वर्ष पहले की बात है। दूसरी, यहाँ पर प्राचीन और पूरी तरह से विकसित सभ्यता थी। तीसरी बात उन्होंने बताई है इसके स्थायी होने का कारण है ठेठ भारतीयपन। ठेठ भारतीयपन को ही लेखक ने आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार बताया है। आगे इसमें बताया है मोहनजोदड़ो फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया, भूमध्य सागर के लोगों से उसका बराबर संपर्क रहा। ये दूसरे देशों का नाम बताया जिससे भारत का संपर्क रहता था। भारत ने इन्हें प्रभावित किया और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ। भारत का सांस्कृतिक आधार मजबूत था, वह हिला नहीं था, लेकिन इस मजबूती का रहस्य लेखक जानना चाहते हैं। तो देखिए, मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बारे में लेखक ने हमें यहाँ पर बताया है भारत के अतीत की झांकी के रूप में। आगे वो बात करते हैं, उन्होंने भारत का इतिहास और प्राचीन साहित्य पढ़ा। लेखक ने उन लेखकों की रचनाओं को पढ़ा जो यात्री बनकर भारत आए और उन्होंने भारत के लिए लिखा। ये यात्री चीन तथा पश्चिम और मध्य एशिया से आए थे। नेहरू जी आगे लिखते हैं कि भारत को जानने के लिए उन्होंने भारत का इतिहास और प्राचीन साहित्य पढ़ा। और वो कौन सा साहित्य पढ़ा? जो विदेशी भारत में आए यात्री बनकर और उन्होंने जो भारत के बारे में लिखा वो साहित्य उन्होंने पढ़ा। आगे वो कहते हैं कि ऐसा करते हुए सबसे पहले वो पहुंचते हैं हिमालय। सबसे पहले लेखक ने हिमालय का वर्णन किया। लेखक ने बताया है कि वो पहाड़ों की तरफ आकर्षित होते हैं तथा कश्मीर के साथ उनका खून का रिश्ता है। हिमालय से निकलने वाली विशाल नदियों ने लेखक को प्रभावित किया। अब देखिए, सबसे पहले भारत के बारे में बताते वो कहाँ पहुंचे हैं? हिमालय, और वहां पर उन्होंने कश्मीर के बारे में बताया और कहा है कि वहां से उनका खून का रिश्ता है। अगली बात उन्होंने बताई कि हिमालय से विशाल नदियां निकलती हैं, और वो कौन कौन सी नदियां हैं इसके लिए बताते हुए वो कहते हैं कि इंडस या सिंधु नदी, जिसके नाम पर देश का नाम पड़ा, इस नदी को पार करके जातियां, कबीले, काफिले और फौजें आती रही हैं। लेखक ने ब्रह्मपुत्र, यमुना और गंगा नदी का वर्णन किया, जिसमें प्राचीन काल से आधुनिक काल तक गंगा की गाथा को भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी बताया है। हिमालय से निकलने वाली नदियों का वर्णन यहाँ नेहरू जी करते हैं, जिसमें से सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना और गंगा नदी के बारे में बताया है। आगे हम बात करते हैं, लेखक कहते हैं कि जब वो अतीत को याद करते हैं तो वो चित्र सजीव हो उठते हैं। और कौन से चित्र सजीव हो उठते हैं उसके लिए उन्होंने बताया है कि बनारस के पास सारनाथ में बुद्ध को पहला उपदेश देते हुए सुनते हैं।
पहला उपदेश बुद्ध ने कहाँ पर दिया? सारनाथ में। ऐसा वो फील करते हैं जब उनके बारे में पढ़ते हैं। आगे वो बताते हैं कि नेहरू जी कहते हैं कि 2500 वर्ष का फासला तय करके उनके अभिलिखित शब्द जैसे दूर से आती प्रतिध्वनि की तरह सुनाई पड़ते हैं। अशोक के बारे में लिखा है कि अशोक के पाषाण स्तंभ जैसे अपने शिलालेखों के माध्यम से मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताते हैं जो खुद एक सम्राट होकर भी किसी अन्य राजा और सम्राट से महान थे। अब देखिए, सबसे पहले उन्होंने बताया है महात्मा बुद्ध के बारे में, जो उन्हें सारनाथ में पहला उपदेश देते हुए सुनाई देते हैं। आगे उन्होंने बताया है राजा अशोक, सम्राट अशोक के बारे में बताया है और कहा है कि उसके पाषाण स्तंभ शिलालेख आज सजीव हो उठते हैं। आगे बताते हैं वो अकबर के बारे में, और ऐसा लगता है जैसे फतेहपुर सीकरी में अपने साम्राज्य को भुलाकर बैठे अकबर को विभिन्न मतों के विद्वानों से वाद विवाद करते हुए वो देखते हैं। ये ऐसा कब महसूस करते हैं लेखक? जब इतिहास में पढ़ते हैं तो उन्हें ये सब चीजें याद आती हैं और वो कहते हैं कि उनको पढ़ते समय ऐसे लगता है जैसे सब कुछ सजीव है। आगे है भारत की शक्ति और सीमा। भारत का पावर क्या है और उसकी लिमिटेशन क्या है, ये अब हमें नेहरू जी बताएंगे। तो इसमें क्या बताया है? भारत की शक्ति के स्रोतों और पतन व नाश के कारणों की खोज करते हुए नेहरू जी ने बताया है कि भारत तकनीक की दौड़ में पिछड़ गया और यूरोप जो तमाम बातों में एक जमाने से पिछड़ा हुआ था, तकनीकी में आगे निकल गया। अब देखिए, यहाँ पर नेहरू जी हमें ये बताना चाहते हैं कि अंग्रेज भारत में कैसे आ गए, 200 सालों तक उन्होंने राज्य कैसे कर लिया, ऐसी क्या गलती हो गई कि भारत गुलाम बन गया। तो इसके बारे में बताते हुए नेहरू जी क्या कहते हैं कि भारत तकनीकी रूप से पिछड़ गया। हर क्षेत्र में जो आगे था वो तकनीकी में पीछे हो गया और यूरोप जो हर चीज में पीछे था। हम सांस्कृतिक तरीके से, हर तरीके से हम श्रेष्ठ थे उस समय, पर तकनीकी में पीछे रह गए। और भी कुछ कारण यहाँ पर नेहरू जी बताएंगे जिसके कारण ये बताया गया है कि भारत की वो स्थिति हो गई थी। तो आगे हम जानेंगे। यहाँ पर देखिए, नई तकनीकों ने पश्चिमी यूरोप के देशों को सैनिक बल दिया और उसके लिए अपना विस्तार करके पूर्व पर अधिकार करना आसान हो गया। ये भारत के साथ लगभग पूरे एशिया की कहानी थी। यूरोप ने कैसे एशिया पर कब्जा कर लिया ये बताया है। तो कारण उन्होंने बताया कि भारत क्यों पिछड़ गया, कैसे पीछे रह गया। तो इसके कारण बताते हुए उन्होंने कहा है, जीवन की लालसा और उद्यम में कमी आई, कार्य करने की इच्छा और प्रेरणा में कमी आई। दूसरा, रचनात्मक प्रवृत्ति की जगह अनुकरण ने ले ली। पहले हम क्रिएटिव थे, अपने खुद बनाते थे, और अभी क्या हो गया, कोई कर रहा है बस हम उसका पीछा कर रहे हैं। तो हमारी जो क्रिएटिविटी थी उसने किसका, बस फॉलोवर बन गए हम। ये यहाँ पर उन्होंने बताया है। आगे बताया है, भव्य कला और मूर्ति निर्माण का स्थान जटिल पच्चीकारी वाली सावधानी से की गई नक्काशी ने ले लिया। पहले भव्य कला और मूर्ति निर्माण था, वो किसमें, अलंकृत करने में उलझ गए लोग। आगे इसमें बताया है, प्रभावी सरल भाषा के स्थान पर अत्यंत अलंकृत जटिल साहित्य शैली ने ले ली। भावों का स्थान किसने ले लिया, अलंकार ने। तो ये भी एक कारण था जिससे साहित्य पीछे छूट गया। जांच पड़ताल की विवेकपूर्ण चेतना लुप्त होती गई और अतीत की अंधी मूर्ति पूजा ने उसकी जगह ले ली। मतलब ऐसा क्यों करें, कैसे करें, या ऐसा क्यों होना चाहिए, इस बात को किसने जगह ले ली, जो पुराना चला आ रहा है, जो रूढ़िवादी परंपरा जो थी, बस उसके हम फॉलोवर बन गए कि वो हमारे पीछे वाले उस चीज को मान रहे थे तो हम भी मानेंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी वही, क्यों करें, ये बात सोचनी हमने छोड़ दी। लेखक ने कहा है कि शक्ति की बात करें तो भारत में जड़ता आई, परंतु इतिहास से उसका नाता पूरी तरह टूटा नहीं था। पुनः जागरण के आंदोलन समय समय पर होते रहे तथा जिसकी रक्षा करने योग्य था उसकी रक्षा की गई तथा आगे बढ़े। आगे हम बात करते हैं भारत की तलाश।
इसमें नेहरू जी बताते हैं, पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों और विगत सांस्कृतिक उपलब्धियों ने मुझे एक हद तक भारत की समझ तो पैदा की, लेकिन मुझे उसमें संतोष नहीं हुआ, न ही मुझे उत्तर मिला जिसकी मैं तलाश कर रहा था। आगे है भारत माता। अब इसमें नेहरू जी क्या बताते हैं वो हम जानते हैं। लेखक कहते हैं कि अक्सर जब मैं एक के बाद एक सभा में जाता तो श्रोताओं से मैं अपने देश, इस देश की चर्चा करता, हिंदुस्तान की और साथ ही भारत की, जो जाति के संस्थापक भरत के नाम पर आधारित इसका प्राचीन संस्कृत नाम है। लेखक कहते हैं कि उन्होंने शहरों में ऐसा कम किया क्योंकि वहाँ के श्रोता अपेक्षाकृत आधुनिक थे और वे अधिक दमदार भाषण की अपेक्षा करते थे। अब हमें आगे नेहरू जी ने बताया है, पर सीमित नजरिए वाले किसान को मैंने इस महान देश के बाबत जिसकी मुक्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, किसकी मुक्ति? किसान, कैसे इसका हर हिस्सा दूसरे से भिन्न होते हुए भी भारत है। लेखक ने यहाँ भारत के किसानों के बारे में बताते हुए कहा है कि संपूर्ण भारत के किसानों की समस्या समान थी। क्या क्या समस्याएं थी किसानों की? गरीबी, कर्ज, निहित स्वार्थ, जमींदार, महाजन, भारी लगान टैक्स, कर और पुलिस के अत्याचार, ये सब उस ढांचे में लिपटे थे जिसे हमारे ऊपर विदेशी हुकूमत ने आरोपित किया था। आगे है, लेखक कहते हैं कि जब वो सभा में पहुंचते तो उनके स्वागत में स्वर गूंजता है, भारत माता की जय। लेखक उनसे प्रश्न करते हैं कि इस जय का क्या मतलब है। उत्तर मिलता है, भारत माता हमारी धरती है, भारत की प्यारी मिट्टी। लेखक फिर सवाल करते हैं, कौन सी मिट्टी? आपके शहर की, गांव की या भारत की? कहते हैं कि ये प्रश्नों का सिलसिला तब तक चलता रहता जब तक वे प्रयत्न करते रहते और आखिर में कहते कि भारत वह सब कुछ तो है ही जो उन्होंने सोच रखा है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। लेखक कहते हैं कि भारत माता मूल रूप से यही लाखों लोग हैं और उसकी जय का अर्थ है इसी जनता जनार्दन की जय। मैंने उनसे कहा कि तुम भारत माता के हिस्से हो, एक तरह से तुम खुद ही भारत माता हो। जैसे जैसे ये विचार धीरे धीरे उसके दिमाग में बैठता जाता, उनकी आंखें चमकने लगती जैसे उन्होंने कोई महान खोज कर ली हो। अब देखिए, इसमें भारत माता जो पाठ यहाँ पर है, इसमें लेखक ने क्या कहा है कि वो जनसभाओं में जाते थे, जहाँ पर शहर और गांव दोनों में जाते थे। तो कहते कि गांव में जब वो किसानों के बीच में होते तो जब वहाँ पर वो पहुँचते तो उनके लिए ये नारा लगाया जाता, भारत माता की जय। तो वो कहते कि इसका क्या मतलब है। तो बाद में वो समझाते और प्रश्न पूछते पूछते निष्कर्ष ये निकलता कि भारत माता तुम सभी हो, तुम सभी से भारत माता है। ये इसमें लेखक हमें बताना चाहते हैं। अगला है भारत की विविधता और एकता। इसमें लेखक क्या बताते हैं? लेखक कहते हैं कि 100% सत्य है कि भारत में विविधता होते हुए भी एकता है। संपूर्ण भारत के लोगों में खान पान, रहन सहन, पहनावे, भाषा, शारीरिक और मानसिक रूप में विविधता झलकती है, लेकिन फिर भी भारत एक है। भारत के सीमांत प्रदेशों के साथ जुड़े दूसरे देशों से भी भारत की समानता है। अब देखिए, इसमें भारत की अलग अलग राज्यों की जो भाषाएं हैं उनके बारे में भी लेखक ने यहाँ पर बताया है और भारत को बताया कि विविधता होने के साथ साथ भी हम किस प्रकार एक हैं। अगला हमारा यहाँ पर है जन संस्कृति। जन संस्कृति के बारे में बताते हुए लेखक कहते हैं कि हमारे प्राचीन महाकाव्य जन संस्कृति का आधार हैं। और वो कौन से दो काव्य हैं? रामायण और महाभारत का उल्लेख इन्होंने किया है और कहा है कि जनता में दूर दूर तक प्रसिद्ध थे ये दोनों ग्रंथ। लेखक कहते हैं कि इन महाकाव्यों के पात्रों का चरित्र भारत के हर नर नारी में उन्हें देखने को मिलता है। अब है महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न यहाँ पर है, मोहनजोदड़ो का समय क्या बताया गया है? तो इसमें हमें बताया गया 5000 समय पहले। हिमालय में कौन कौन सी नदियाँ निकलती थी? हिमालय से कौन कौन सी नदियाँ निकलती थी? तो इसके बारे में बताया, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना और गंगा। आगे है प्रश्न नंबर 3, सिंधु नदी का पुराना नाम क्या था? तो इसका है इंडस। भारत की कौन कौन सी गुफाएं प्रसिद्ध हैं? तो इसमें बताया है अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं।
अगला प्रश्न, भारत के अतीत की झांकी से नेहरू जी ने क्या निष्कर्ष निकाला? तो इसका उत्तर होगा, भारत की सभ्यता व संस्कृति भले ही कितनी पुरानी हो जाए लेकिन उसका महत्व सदा बना रहेगा। अगला प्रश्न है, नेहरू जी को भारतीय धरातल पर आज भी कौन सजीव प्रतीत होते हैं? तो बताया हमें, इसका उत्तर होगा महात्मा बुद्ध, अशोक व अकबर। अगला हमारा प्रश्न है 7, भारत किस प्रकार शक्ति खोता चला गया? तो इसका उत्तर होगा कि संकीर्ण धारणाओं को अपनाने के कारण। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है? इसकी विशेषता है प्राचीन व नवीन का सामंजस्य करना, पुराने और नए को मिलाकर। अगला प्रश्न है, नेहरू जी ने भारत की तलाश किन किन साधनों से करनी चाहिए? तो उत्तर है प्राचीन पुस्तकों, स्मारकों और प्राचीन सांस्कृतिक उपलब्धियों द्वारा। अगला प्रश्न, भारत किन वर्षों से अंग्रेजों के अत्याचार, कितने वर्षों से अंग्रेजों का अत्याचार झेल रहा है? तो उत्तर हमारा होगा 200 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत का नाम किस पर पड़ा? तो ये बताया गया, भरत। अगला हमारा प्रश्न है, नेहरू जी किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? तो इसमें नेहरू जी कहना चाहते हैं देश की विशालता, अखंडता व महत्ता के बारे में उन्हें बताना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 13, नेहरू जी ने लोगों को क्या कहकर प्रेरित करना चाहा? नेहरू जी ने प्रत्येक भारतीय को कहा कि वो भारत का हिस्सा हैं। भारत भिन्न भिन्न प्रांतों का देश है, फिर भी इसकी क्या विशेषता है? विशेषता है विभिन्नता में एकता, अर्थात अलग अलग प्रांत होने पर भी सभी एक समान हैं। अगला प्रश्न है 15 और ये लास्ट प्रश्न है, इसमें है तक्षशिला की प्रसिद्धि का क्या कारण था? तो उत्तर है इसका, यह महान विश्वविद्यालय था और देश विदेश के लोग यहाँ पढ़ने आते थे। तो बच्चों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।